25 दिसंबर साल 2015 यानी साल का सबसे बड़ा दिन। उस दिन मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही ठंडा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। दरअसल जहां एक तरफ पूरी दुनिया क्रिसमस के सेलिब्रेशन में डूबी थी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी काबुल में अफगानिस्तान की नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मोदी जी को उद्घाटन के बाद काबुल से सीधे दिल्ली लौटना था, लेकिन जब उनका प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां का नजारा शॉकिंग था। वो दिल्ली की जगह सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि ना तो उनके पास वीजा था और ना ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह फैल गई और नॉर्मल अब नॉर्मल से बदल गया। इंडियन एजेंसीज की नींद उड़ गई, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। लेकिन पीएम मोदी वहां पहुंचे कैसे? क्या ये पाकिस्तान की कोई चाल थी? क्या हुआ था तब? और पीएम मोदी वापस हिंदुस्तान कैसे लौटे? मैटर सीरियस है, जिसे समझने के लिए हमें 9 साल पीछे चलना होगा, जब मोदी जी को पीएम बने करीब 1.5 साल ही हुए थे। 2015 गुजरने वाला था, नया साल लगने में महज 6 दिन बाकी थे। एक तरफ जहां तालिबान अफगानिस्तान पर फिर से अपना कब्जा जमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका धीरे धीरे इस युद्ध से अपने पैर पीछे कर रहा था। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार को मदद की दरकार थी। चीन और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो अफगानिस्तान में अपना दबदबा बना सके। वहीं अफगानिस्तान भारत के लिए कई मायनों में जरूरी है। एक तो भारत वहां पाकिस्तान के इशारों को नाकाम करना चाहता था, दूसरा ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में जाने का रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही गुजरता है। इसलिए भारत ने भी अफगानिस्तान के लिए मदद का खजाना खोल रखा था। तालिबान से लड़ने के लिए भारत ने उसे 3 फाइटर जेट्स भी दिए थे। इस बीच प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर की सुबह काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने नई नवेली संसद भवन का उद्घाटन किया, जिससे अफगानिस्तान ने भारत की हेल्प से 900 करोड़ में खर्च किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मोदी जी को उद्घाटन के बाद काबुल से सीधे दिल्ली आना था, लेकिन अचानक उन्होंने एक ट्वीट किया और 3 घंटे बाद शाम 4:52 पर सीधे लाहौर उतरे। वहां का नजारा शॉकिंग था। पूरे एयरपोर्ट को पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। जैसे ही इंडियन एयरफोर्स का एक विमान एयरपोर्ट पर उतरा, मीडिया के कैमरे तेजी से उस तरफ मुड़ गए। इसके थोड़ी ही देर बाद भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, तब के फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर और कुछ ऑफिसर्स विमान से उतरे। सबसे आखिर में 5:04 पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्लेन से बाहर निकले। नीचे खड़े पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मोदी जी को गले लगाया और हंसते हुए कहा, आखिरकार आप आ ही गए। यहीं पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऐसे ही कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद दोनों लीडर्स पाकिस्तान सेना के एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। मोदी जी उसी हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उनके साथ नवाज शरीफ, अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी सवार हुए। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा था। 5:10 पर हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस में हलचल मच गई कि कहीं पाकिस्तान कोई साजिश ना कर दे, क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था। यूजुअली इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते। वहां उन्हें काबुल से सीधे दिल्ली आना था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं लाहौर में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलने वाला हूं। ये खबर आग की तरह फैली। लोगों को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 11 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहा था, वो भी अचानक। वहीं उनके पास ना वीजा था और ना ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, इसलिए हर कोई इसे डाउट की नजर से ही देख रहा था। भारत में बीजेपी सरकार को बने लगभग 1.5 साल ही हुए थे और ये लगातार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने लगी थी। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी 36 देशों का दौरा तो कर चुके थे और वो अब 5वीं बार नवाज शरीफ से मिल रहे थे। उस दिन इस्लामाबाद में भारत के एम्बेसडर PCA राघवन छुट्टी पर थे। मोदी जी अचानक लाहौर पहुंचे थे, इसलिए राघवन वक्त पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट नहीं आ सके, तो उन्हें सीधे नवाज शरीफ के घर के लिए निकलना पड़ा। पीएम मोदी को लाहौर एयरपोर्ट से करीब 42 किलोमीटर दूर रायविंड यानी नवाज शरीफ के घर जाना था। इससे 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारत के दुश्मन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड
हाफिज सईद का हेडक्वार्टर भी है। खैर, पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर रायविंड पैलेस पहुंचे, जो 312 एकड़ में फैला हुआ है। मोदी जी करीब 90 मिनट तक नवाज के घर रहे। इस दौरान 90 मिनट में पीएम मोदी को कश्मीरी चाय, दाल, साग और देसी घी में बना खाना परोसा गया। करीब 2.5 घंटे बाद पाकिस्तान की जमीन पर रहने के बाद मोदी जी ने भारत के लिए उड़ान भरी और रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचे। तब कहीं जाकर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने राहत की सांस ली। हालांकि बाद में खुद पीएम मोदी ने भी ये फील किया था कि उन्हें पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना चाहिए था, ये रिस्की फैसला था। वहीं पीएम के लाहौर दौरे के बाद कई सवाल उठे, जिनमें से एक ये भी था कि मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचे कैसे? नवाज ने बुलाया था या वो खुद उनसे मिलने पाकिस्तान गए थे? तब भारत की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया था। 2019 में एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा था कि मैंने जन्मदिन की बधाई देने के लिए काबुल से नवाज शरीफ को फोन किया और उनसे पूछा, मियां साहब कहाँ हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं लाहौर में हूँ। मोदी जी ने आगे कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं, लाहौर में रहते हो। इस पर नवाज ने कहा कि मेरी भांजे की शादी है, इसलिए लाहौर आया हूँ। फिर नवाज ने पूछा, आप कहाँ हो? मोदी जी ने कहा कि मैं काबुल में हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। नवाज बोले कि यहाँ होकर जाइए। पीएम मोदी सोचते हुए बोले, भैया अचानक कैसे प्लान बनाऊंगा? तब नवाज ने उन्हें 10 मिनट के लिए मिलने को इंसिस्ट किया। इसके बाद मोदी जी विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन करते हैं, उन्हें बताया कि वो धर्म संकट में फंस गए हैं। मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा है, आपका क्या मत है? सुषमा जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि ये आप ही डिसाइड करें। इसके बाद मोदी जी काबुल से सीधे लाहौर पहुंचे। वहां 2.5 घंटे रुके। नवाज उन्हें लेने और विदा करने लाहौर एयरपोर्ट तक गए। फिर रात को 8:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। तो ये थी पीएम मोदी की कहानी जो उन्होंने सुनाई, लेकिन इस पर नवाज साहब का कुछ और ही कहना था। दरअसल नवाज शरीफ के फॉर्मर स्पेशल एडवाइजर तारिक फतेमी ने 2018 में एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मैंने अपनी ऑफिशियल विजिट पूरी कर ली है, अब काबुल से दिल्ली लौटने वाला हूँ, उससे पहले 1 कप कॉफी के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री उन्हें कैसे मना करते? लेकिन अगर सच में ये पाकिस्तान की कोई साजिश होती तो क्या होता? क्या भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर हो सकता था? और क्या भारत इतना कैपेबल था? दरअसल न्यूक्लियर अटैक कब और कहां करना है, इसके लिए भारत में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इसके पॉलिटिकल चीफ प्रधानमंत्री और एग्जीक्यूटिव चीफ एनएसए होते हैं। प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं कि परमाणु हमला कब करना है और एनएसए इस फैसले को लागू करवाते हैं। उस दिन दोनों ही चीफ करीब 45 मिनट तक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में रहे थे। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई साजिश रचता तो क्या उस वक्त भारत का न्यूक्लियर कमांड उसका जवाब देने में एबल था? ये एक बड़ा सवाल आज भी है। हालांकि उस दिन तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी ने बताया कि नवाज शरीफ ने किस तरह से उनका स्वागत किया और एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी आए। उनकी गर्मजोशी पीएम मोदी के दिल को छू गई। बाद में इसे लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसे पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने इसे मोदी का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बताया। वहीं ट्रिब्यून अखबार ने लिखा कि ये उन 2 देशों के रिश्तों को नॉर्मल करने की एक और कोशिश है जो 3 युद्ध लड़ चुके हैं। वहीं तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था, दैट्स लाइक अ स्टेट्समैन, पड़ोसी के साथ ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए। 2 जनवरी 2016 यानी 8 दिन बाद तड़के 3:30 बजे पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 4 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत को भी 7 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को खूब सुनाया। जांच में पता चला कि ये हमला पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान से एक टीम भेजी गई, जिसमें आईएसआई के लोग भी थे, मगर रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी 0 रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में प्रधानमंत्री का काबुल से दिल्ली ना आकर सीधे लाहौर उतरना क्या मास्टर स्ट्रोक था जो फ्लॉप रहा? एक्चुअली मोदी जी की कोशिश अच्छी थी। पहले शपथ समारोह में नवाज को बुलाना, फिर काबुल से आते समय लाहौर रुककर नवाज से मिलना, इन सब से पाक की आवाम के बीच ये मैसेज गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का भला चाहता है और दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन दोनों घटनाओं के बाद पाकिस्तान के पठानकोट, उरी और पुलवामा अटैक ने सब गड़बड़ कर दिया। दरअसल उन्हें समझ ही नहीं है। वे कहते हैं कि झूले पर क्यों बैठे, चाय क्यों पी। इनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्र नीति भूल जाते हैं। विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन का मानना था कि प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने दोस्ती की पहल का जवाब ये दिया। दुनिया के सामने एक तरह से मैसेज गया कि एक देश बढ़ चढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरा पीठ में छुरा घोंपता है। हमें लगता था कि पाकिस्तान हमारी तरह ही है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है। पिछले 76 सालों से वो धोखा दे रहा है।
पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट CSDS में प्रोफेसर अभय दुबे ने भी अपनी राय दी। उनके अकॉर्डिंग वे प्रधानमंत्री के शुरुआती दिन थे और वे उस वक्त किसी भी सेक्टर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाना चाहते थे। कई सेक्टर्स में उन्होंने ऐसी कोशिश भी की। फॉर एग्जाम्पल, भूमि अधिग्रहण कानून लाने की कोशिश, जन धन खाता खोलना और बांग्लादेश को गांव देने का फैसला। पाकिस्तान जाना भी उनकी वैसी ही कोशिश थी। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। पठानकोट अटैक उस दौरे की नाकामी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। हालांकि इसमें सिर्फ मोदी जी की गलती नहीं थी। रिश्ते सुधारने के लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहल नहीं की। उसकी तब की लीडरशिप इतनी कैपेबल नहीं थी कि अपनी तरफ से इस तरह के बड़े फैसले ले सके। इसके बाद पाकिस्तान जबरदस्त पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी के दौर में चला गया। पठानकोट हमले में शहीद हुए सैनिकों के पेरेंट्स का भी कहना है कि पाकिस्तान हमेशा छल करता रहा है। वहीं जब भी कभी प्रधानमंत्री या कोई नेता मंत्री पाकिस्तान जाता है तो उनके दिल में एक आस जगती है कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते होंगे, क्योंकि उसका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। हर पल उनकी जान को खतरा रहता है। उस दिन जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए तो उन्हें लगा कि कुछ बातचीत होगी, दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, अमन चैन लौटेगा। लेकिन पाकिस्तान ने छल कर दिया और वो ऐसा बंटवारे के समय से ही करता आ रहा है। पठानकोट हमले में 7 सैनिक शहीद हुए थे। उनमें से एक गुरसेवक सिंह भी थे। तब उनकी शादी को महज 1.5 महीने ही हुआ था। गुरसेवक सिंह का परिवार अंबाला के करुणाला में रहता था। गांव के बाहर मेन सड़क पर लगे बोर्ड पर लिखा है शहीद गुरसेवक सिंह मार्ग। गांव के सरकारी स्कूल में गुरसेवक सिंह की मूर्ति बनी है। काले रंग की संगमरमर पर उनकी शहादत की दास्तान लिखी है। गुरसेवक के माँ बाप आतंकी हमले वाले दिन को याद करते हुए कहते हैं कि उस दिन सुबह सुबह हमें पता चला कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। वो लोग टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर चली कि 1 करोड़ कमांडो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि कोई और होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद गुरसेवक सिंह का नाम टीवी पर फ्लैश करने लगा। रिपोर्टर्स टीवी पर बताने लगे कि अंबाला के गुरसेवक सिंह शहीद हो गए हैं। उसके बाद हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी जैसे दुनिया ही लुट गई। ये शहादत पीएम के भरोसे और पाकिस्तान के धोखे का अंजाम थी। इसलिए कई लोगों ने मोदी जी की कोशिश को क्रिटिसाइज भी किया। जैसे पूर्व DG ISI असद दुर्रानी अपनी किताब रॉ ISI और शांति की भ्रम में लिखते हैं कि मोदी बहुत चतुर हैं, शोमैन हैं। वो अपने देश में वाहवाही लूटना चाहते थे। उस दिन सुबह अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना को फटकार लगाना और फिर शाम को क्रैश लैंडिंग करके लाहौर उतर जाना। क्या मतलब है इसका? उनके नाटक और तमाशे ने लोगों में भ्रम पैदा किया। दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।